तो हम आज लोग सीखेंगे कि पीएलसी से और वीएफडी से कैसे कम्युनिकेशन होता है विद RS485 कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि पहले RS485 कम्युनिकेशन के लिए कौन से इंस्ट्रक्शन डेल्टा पीएलसी में यूज किए जाते हैं। अब डेल्टा पीएलसी टू डेल्टा वीएफडी हम कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, तो उसी का हम लोग अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे RS485 डेल्टा पीएलसी से या अदर डिवाइस से आपको कम्युनिकेट करना है RS485 के थ्रू। आपके पास डेल्टा पीएलसी है, तो कैसे कैसे आप उसका एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसेस, तो वो सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं आज। तो मान लो हमको पीएलसी से वीएफडी के अंदर या किसी डिवाइस या पीआईडी के अंदर हमको क्या करना है, डेटा को राइट करना है, तो हमको उसके लिए राइट इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो मॉड बस राइट का यूज करते हैं। अब हम लोग RS485 के थ्रू जुड़ेंगे तो RTU मॉड बस कम्युनिकेशन होगा वहां पर। ठीक है। किसी भी पीएलसी या वीएफडी किसी भी डिवाइस के साथ हम लोग RS485 कम्युनिकेशन करते हैं। अगर पीएलसी थ्रू डेल्टा, तो हमको ये मॉड बस राइट का यूज करना पड़ेगा। तो हमको अगर डेटा राइट करना है तो हम लोग वीएफडी में डेटा अगर राइट करेंगे तो मॉडबस राइट का यूज करेंगे। अगर हमको डेटा रीड करना है किसी भी डिवाइस से या पीआईडी से एनर्जी मीटर से, तो वहां पे मॉडबस रीड का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे S1 S2 और N दिए होते हैं। तो इस S1 को जो सबसे पहला S1 के अंदर वैल्यू डाली जाती है वो स्लेव आईडी डाली जाती है। जो भी डिवाइस या एनर्जी मीटर वीएफडी जो भी कनेक्टेड होता है उसकी एक स्लेव आईडी होती है, सबको मालूम होता है। ठीक है। स्लेव आईडी डालने के बाद फिर हमको S2 के अंदर डेटा रजिस्टर बताना पड़ता है। ये डेटा रजिस्टर वो डेटा रजिस्टर होता है जो तुम्हारे डिवाइस के अंदर होता है। ठीक है। जैसे हमारे डिवाइस के अंदर मान लो हमारा जो डिवाइस है वो वीएफडी है। वीएफडी के अंदर मान लो हमको D50 के अंदर या उसके अंदर तो हेक्साडेसिमल एड्रेस चलते हैं। ठीक है। वीएफडी जो भी होती हैं या एनर्जी मीटर्स होते हैं उनके अंदर हेक्साडेसिमल एड्रेस भी चलते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे डेटा रजिस्टर वैल्यू भी चलती है। तो डेटा रजिस्टर वैल्यू के अंदर आपको क्या करना होता है कि पीएलसी के अंदर आप जो डेटा रजिस्टर दे रहे हैं वो D0 है, और आप D50 के अंदर आप डेटा रजिस्टर जो दे रहे हैं हो सकता है हेक्स के वैल्यू आप दे दें D50 पर, तब भी एक्सेप्ट कर लेता है। कि डायरेक्टली आप हेक्स वैल्यू देते हैं तब भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। तो उस केस में हम लोग ये देखते हैं कि डेल्टा पीएलसी में और एचएमआई के साथ या वीएफडी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमको यहाँ पे D0 के अंदर जो वैल्यू हम देंगे पीएलसी के थ्रू, या यूजर यहाँ पे जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो वो वैल्यू आप D50 के अंदर यहाँ से दे सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है। तो D50 के अंदर वो डेटा रजिस्टर चला जाता है तुरंत। जैसे D50 के अंदर डेटा रजिस्टर वो मूव कर जाता है तो वो वैल्यू चली जाती है उस डिवाइस के अंदर। तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को यहाँ से डाल सकते हैं, बाय द यूज ऑफ पीएलसी डाल दें या बाय द यूज ऑफ एचएमआई डाल सकते हैं। ठीक है। तो फिक्स डिसाइडेड डेटा रजिस्टर होता है जो कि वीएफडी या डिवाइस के अंदर इनबिल्ट होता है। ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम मॉडबस राइट का रीड का यूज करते हैं, तो वहाँ पे स्लेव आईडी होती है प्लस S2 होता है और नंबर ऑफ डेटा रजिस्टर होते हैं। तो एक समय पे कितने डेटा रजिस्टर को रीड राइट करना है वो यहाँ पर बताना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे D0 हम देख पा रहे हैं कि D0 के अंदर फिर से वैल्यू दी है। तो अब जो भी डेटा रजिस्टर चल रहा होगा वीएफडी या डेल्टा पीएलसी के अंदर वो वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, D0 के अंदर मिलेगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ डिवाइस के थ्रू हम डेटा को रीड कर पाएंगे और वो वैल्यू हम शो करा पाएंगे पीएलसी के अंदर, और पीएलसी से कम्युनिकेट करवा के एचएमआई को उसके अंदर हम डेटा को क्या करा सकते हैं, शो करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख पाए कि मॉडबस राइट क्या होता है, मॉडबस रीड क्या होता है। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं कि इसके कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जो हमको प्रोग्राम लिखना पड़ता है आईएसपी सॉफ्ट के अंदर। तो आईएसपी सॉफ्ट के अंदर हमारे पास आप डेल्टा पीएलसी पर अगर काम कर रहे हैं तो डेल्टा पीएलसी के वेबसाइट से ही डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू डाउनलोड, वहाँ पे RS485 कम्युनिकेशन का पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हो कि RTU का कम्युनिकेशन प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो हमने डेल्टा की वेबसाइट से ही डाउनलोड करके रखा है पीडीएफ को। ठीक है। तो बता रहे हैं कि अगर आपको RTU कम्युनिकेशन करना है तो आप इस तरह से उसके अंदर क्या डालेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, तभी आपका प्रोग्राम कम्युनिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो उसके ये सारी डिटेल हमको पढ़नी पड़ती है कि यहाँ पे 40 क्या है, यहाँ पे 200 क्या है, यहाँ एम 1355 क्या चल रहा है, D100 1129 क्या है, 1121 क्या है, M1350 सेट रीसेट क्यों है। ठीक है। ये सारी चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी पड़ती हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, ये सब देखना पड़ता है। उसी तरह से हमको RS232 स्काई मोड में अगर कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए इस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीजें गूगल या कहीं ना कहीं हैं जो कि आपको मिल नहीं पा रही हैं, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तभी आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहे हैं या कम्युनिकेशन नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है। तो सारी चीजें ऐसा नहीं होता है, सभी लोग ज्ञाता होते हैं, अपने मान से देख देख के कम्युनिकेशन करवा लेना वो सब अलग बात होती। बट कहीं ना कहीं सारी चीजें होती हैं जिससे कि उस मैनुअल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करवाते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर। ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे उसने सब कुछ बता रखा है कि ये 1120 क्या है, 1121 क्या है,
और 1129 क्या है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिखा देता है कि आरटीयू मोड में करना है कि किस मोड में आपको काम करना है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग मेमोरी बिट के अंदर देख पाते हैं, कौन सी मेमोरी बिट किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है? तो इस तरह से ये पीएलसी और स्काई मोड का यूज़ करने के लिए डेटा होता है कि हमको कौन-कौन से मास्टर बनाना है, किसको स्लेव बनाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ के अंदर हमको मिल जाती है, ठीक है? जो कि आप देख पा रहे हो आसानी से, ठीक? तो ये कम्युनिकेशन करवाने के लिए आप कॉम2, कॉम1 कौन सा यूज़ करना है प्रोटोकॉल, वो आप यहाँ पे देख पाओगे। आप आईएसपी सॉफ्ट के साथ काम करें तो आईएसपी सॉफ्ट के साथ, डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट के साथ काम करें तो डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट के साथ, तो वो सारे आपको यहाँ पे सारा प्रोग्राम देखो लिख दिया जाता है, कैसे-कैसे डिवाइसेस को ऐड करना है, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी जाती हैं आपको, है ना? तो आई होप आप लोग ये समझ पाओगे कम्युनिकेशन कैसे होता है। ठीक है, देखो रीडिंग और राइटिंग के लिए कॉन्सेप्ट भी इन्होंने बता रखा है कि हमको रीड राइट कैसे करना है और वो कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें वो बता देते हैं और हमको केवल कम्युनिकेशन कराना रह जाता है। ठीक है? तो आई होप हम लोगों को ये मालूम हो चुका है कि किसी पीएलसी या किसी डिवाइस से कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हो आप। अब ये यहाँ पे डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट में प्रोग्रामिंग आरटीयू मोड के लिए की गई है। अगर आप डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट पे काम कर रहे हैं तो आप डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट के लिए प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? उसी तरह से यहाँ पे स्काई मोड में अगर आपको काम कर रहे हो RS-22 के साथ, तो आप स्काई मोड के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये सारी प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसके इन्फॉर्मेशन को पढ़ें यहाँ पे कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो किस लिए कौन से आरटीयू पोर्ट के लिए क्या-क्या यूज़ किया जा रहा है, किस मेमोरी बिट का क्यों यूज़ हो रहा है, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है अच्छे से। उसके बाद ही आप यहाँ पे डिसाइड कर पाते हो कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाए और क्या-क्या आईडी होगी, क्या उसके अंदर स्लेव आईडी होगी। ठीक है? ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ये पीडीएफ जो होता है आपको डेल्टा वेबसाइट से मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और ये इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा-सा यहाँ पे गाइड किया कि किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है RS-485 के लिए और स्काई मोड के लिए, तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से देख पा रहे हैं। तो हमको नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है आप लोगों को, आप लोग भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं इज़िली। तो अब हम लोग विदाउट देर किए हुए आईएसपी सॉफ्ट पे चलते हैं तुरंत। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आईएसपी सॉफ्ट पे आते हैं। आईएसपी सॉफ्ट में मैंने वीएफडी और पीएलसी से कम्युनिकेशन करा रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि वही मैंने D1120, D1121, D1129 वो सब मूव करा रखा है डेटा, हेक्साडेसिमल में भी वैल्यू भी डाल रखी है मैंने। तो RS-485 पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इस तरह से वो खुद बताने लगेगा कि RS-485 कम्युनिकेशन करने के लिए आपको D1120 के अंदर 0889 हेक्सा एड्रेस को मूव करना पड़ेगा। तो आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि 1 यहाँ पे डाल देने पे RS-232 जो कम्युनिकेशन होता है वो डिसेबल हो जाता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे 1 डाल रखा है क्योंकि मैं RS-485 कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। उस समय RS-32 कम्युनिकेशन इनेबल ना हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे 1 मूव करा दिया इस डेटा रजिस्टर के अंदर। उसी तरह से 500 ये मिली सेकेंड होता है कि हमको रिस्पॉन्स टाइम होता है जो मिली सेकेंड में हमको मूव कराना होता है। ठीक है? RS-485 करने के लिए। अब ये सारी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन रिटेन बना रहे तो 11 M1120 को सेट रखना है। कम्युनिकेशन होता रहे RS-485 के थ्रू तो हमको M1143 ऑन रखना है, सेट रखना है। अब बार-बार रिक्वेस्ट हमारी जाती रहे, उसके लिए मैंने M1100 1012 का यूज़ किया हुआ है और बार-बार रिक्वेस्ट M1122 को मैं ऑन बार-बार सेट करता रहूँगा जिससे कि ये रीड और राइट करता रहेगा डेटा को वीएफडी के अंदर, ठीक है? साथ ही साथ फिर यहाँ पे वैल्यू मैंने यहाँ पे बना रखी है कि मॉनिटर नॉर्मली मोड में रखा हुआ है। यहाँ पे फिर हमको बताना पड़ता है भैया कि ये जो मोड बस रीड राइट हमने बताया था पहले स्लेव आईडी देते। अब देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ये वीएफडी का हेक्साडेसिमल एड्रेस है जिसके अंदर वैल्यू को हमको डालना है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग क्या करा रहे हैं, इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, रिवर्स भी कर रहे हैं, स्टॉप मोड में भी डाल रहे हैं। तो ये वो डाटा रजिस्टर है जिसके अंदर हम लोग फॉरवर्ड, रिवर्स ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, डाल सकते हैं उसी के अंदर। क्लियर? तो एम जो यहाँ पे 16 आपको दिख रहा है कि 2000 जो दिख रहा है, 2000 के अंदर वैल्यू जो भी डालेंगे हम, वो फॉरवर्ड होगी। अगर मैं 18 मूव कर दूंगा तो यहाँ फॉरवर्ड चलेगी, ठीक है? और यदि मैं इसके अंदर D1 के अंदर क्या डाल दूंगा, 34 डाल दूंगा तो ये रिवर्स चलेगी। अब ये 18 34 सर क्यों डाल रहे हैं? ये एक वीएफडी के मैनुअल में लिखा होता है कि आप 18 डालेंगे तो इस तरह से चलेगा, 34 डालेंगे तो इस तरह से चलेगा। वो हम कभी टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे किस तरह से 18 और 34 किस तरह से वैल्यू को लिया जाता है और इसके अंदर मूव कराया जाता है, ठीक है? तो उसका वीएफडी का कंट्रोलर तब समझ जाता है कि अगर 18 मूव हुआ है तो इसको हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाना है और 34 मूव हुआ है तो रिवर्स डायरेक्शन में मोटर को घुमाना है, ठीक? तो ये मॉड बस हम लोग यहाँ पर राइट का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको वीएफडी के अंदर डेटा को लिखना है बाय द यूज ऑफ पीएलसी। पीएलसी के अंदर हम ये प्रोग्राम लिख के वो उस वीएफडी के अंदर राइट कर देंगे वैल्यू को, ठीक है? उसके अंदर फिर हमने मूव कराया है कि भाई ये 1 मूव हो जाए तो वो बंद हो जाए,
ठीक है, D1 के अंदर। तो ये सारी स्टॉप करने के लिए 1 मूव करा देते हैं और फिर ये हमने रीसेट करवा दिया, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको रीसेट हो जाए M1 से लेके M12 तक। फिर यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए उतने समय इंडिकेशन वगैरह भी मैंने दे रखे कि अगर ये फॉरवर्ड चले तो उसका इंडिकेशन आए, रिवर्स चले तो उसका इंडिकेशन Y0 में मिले, रिवर्स चले तो फॉरवर्ड Y3 के अंदर मिले इंडिकेशन, इसलिए हमने दे रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने फ्रिक्वेंसी लिखने के लिए, फ्रिक्वेंसी भी तो हम कंट्रोल करेंगे, फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए आप 16/2001 का यूज करते हैं। स्लेव आईडी इसकी 1 है भैया, स्लेव आईडी बताना पड़ता है पीएलसी को कि किस वीएफडी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, कौन से डिवाइस है, उसका स्लेव आईडी नंबर क्या है, ठीक है। तो S1 के अंदर स्लेव आईडी नंबर डालते हैं। तो इसके अंदर मैंने स्केलिंग कर दी। स्केलिंग करने के बाद मतलब कि आप अगर यहाँ 5000 डालेंगे तभी वीएफडी के अंदर 50 शो होगा, 50 हर्ट्ज। अगर आप यहाँ पे 40 डालते हैं तो वो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा यहाँ पे 4000 बन गया, तो वो मल्टीप्लाई होकर 40 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी शो करेगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे स्केलिंग कर रखी है। D6 D4 के अंदर जो भी वैल्यू डालूंगा वो D6 के अंदर जाएगी, D6 के अंदर वो मल्टीप्लाई होगी 100 से और फिर D10 के अंदर मूव कर जाएगी। D10 वैल्यू डाल देगा 2001 के अंदर तो वो लिख जाएगी वीएफडी के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं, नीचे हम लोग मॉनिटर भी कर पा रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी कितनी चल रही है, आरपीएम कितना चल रहा है, वो भी सारी चीजें हमको अगर मॉनिटर करना है तो वो हम लोग यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। फीडबैक डेटा ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा, तो आप इस तरह से भी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये था कि एक कम्युनिकेशन करने का एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है सर? दूसरा मेथड ये होता है कि आप इस तरह से कम्युनिकेशन करा लें। इस तरह से कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा सर? इस तरह से कम्युनिकेशन ये हो पाएगा, आप लोग एक वीडियो देखे होंगे, मैंने 2 या मिनट या 3 मिनट की डाली थी वीएफडी वही, वो वीडियो पड़ी है उस चैनल पे, आप देख सकते हैं उसको कैसे काम कर रहा है। उसी तरह से मैंने सारा प्रोग्राम वही प्रोग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे एक और होता है, यहाँ से देखो क्या होता है कि आप इस लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, जब लाइब्रेरी के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको कॉम पोर्ट मिलता है। तो कॉम पोर्ट 2 के थ्रू जुड़े हो पीएलसी की, कॉम पोर्ट 3 के थ्रू पीएलसी से कम्युनिकेट कर रही हो वीएफडी तुम्हारी, ठीक है। कि कॉम पोर्ट 1 के थ्रू आपकी कोई पीआईडी या एनर्जी मीटर कम्युनिकेट कर रहा है पीएलसी के थ्रू, तो यहाँ से वो ब्लॉक क्या करना होता है, आपको सिंपली ड्रैग और ड्रॉप करना होता है यहाँ पे, ठीक है। और वो आ जाता है यहाँ पे। अब उसके अंदर आपको बॉड रेट बताना पड़ेगा, डेटा लेंथ बतानी पड़ेगी, पैरिटी बतानी पड़ेगी, स्टॉप बिट बतानी पड़ेगी, ठीक है। और आपको बताना पड़ेगा आरटीयू मोड में कम्युनिकेट करो, टू डालो, 1 डालना है तो स्काई मोड में कम्युनिकेट करो एआर के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखो शो करता है, खुद शो कर रहा है। जैसे आप मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो उसके बारे में डिटेल दिख देता है तुरंत, ठीक है। ये स्लेव आईडी बता देना होते हैं कि स्लेव आईडी क्या है, रिस्पॉन्स टाइम बताना होता है रिस्पॉन्स टाइम क्या है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने देखो RS-485 कम्युनिकेशन कर रखा है इस ब्लॉक के थ्रू। आपको क्या करना है, 1000 मिली सेकंड मैंने फिर भी दे रखा है M1222 1122 को लेके RS-485 कम्युनिकेशन। और यहाँ पे सिर्फ मैं फॉरवर्ड और रिवर्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 2000 के अंदर वैल्यू जो भी डाल दूंगा, 18 या 34 जो भी डालूंगा, वो वैल्यू जाने पर मोटर हमारी फॉरवर्ड रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैंने लिख रखा है और सिंपल ये कैसे लिखा जाता है आप लोग सारी चीजें जानते हैं ऑलरेडी, इतना मैंने बता रखा है, पढ़ा रखा है इन सब चीजों को, तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज है कि ये कैसे आता है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे ड्रैग ड्रॉप करते हैं। और आई होप कॉम 2 लेना था तो ऐसे सिंपली सा क्लिक करना है, डबल टैप करके उसको पकड़ के खींच के यहाँ डाल देना है, ठीक है। और कुछ करना नहीं होता है, तो आप सिंपली ऐसे करें और यहाँ पे लेके आ जाएं और इसी कर्सर पे छोड़ना है, जो को रेड वाला ब्लॉक दिखा है आपको, इस पे छोड़ देंगे तो इस तरह से वो ओके करके एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपको इसकी डिटेल देखनी, तो मैंने बता रखा था आपको, फंक्शन F1 प्रेस कर दी तो ये डिटेल खुल जाती है। अपने सिस्टम का फंक्शन बटन और F1 बटन एक साथ प्रेस करना होता है, उस पर क्लिक करके तभी वो खुलता है, अदरवाइज नहीं खुलता है, ठीक है। तो ये चीजें देख लो अच्छे से, जो कि आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री में हेल्प करेंगी। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी पड़ी हुई है, किसका क्या मतलब है और किस कोड का क्या मतलब है, क्या वो सारी चीजें यहाँ पे पड़ी है, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक पीएलसी इंजीनियर को बहुत सारी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो विदाउट हेल्प नहीं कर पाएगा, कोई भी पर्सन हो। और उसके साथ ही साथ पढ़ना आना चाहिए, अच्छे से डिटेल लेना आना चाहिए। अब उसके अंदर सारी डिटेल डाल देनी होती है, तो आपका जस्ट इस तरह से प्रोग्राम लिख के स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमको लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं इसमें, जो सिंपली आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रोग्राम आप लिख सकते हैं अपने। अब ये अब जानते हो ये इन्फॉर्मेशन सेम होनी चाहिए आपकी पीएलसी की और वीएफडी की, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने डिटेल डाल रखी, पैरिटी, स्टॉप बिट, बॉर्ड रेट, ये सारी चीजें सेम होती है। जो लोग कम्युनिकेशन कराते हैं उनको लोगों को मालूम रहता है, और जो नहीं करा रहे हैं वो लोग भी जानते होंगे कि ये वीडियो बहुत सारी बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन करा सकते हैं, जो कि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इतनी डिटेल हो गई तो मैं आपको एक वीडियो शो करता हूँ, जिससे कि सारी डिटेल आपकी और भी क्लियर हो जाएगी, है ना।
तो मैं यहाँ पे एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, एक सिंपल सा वीडियो है मेरे पास। ओके, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड में जाता हूँ, डाउनलोड में एक वीडियो मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि आपकी सारी डिटेल जितनी भी है वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे एक वीडियो आप अच्छे से देखना, जिससे कि सारी डिटेल आपकी क्लियर हो जाएगी, जो मैंने कम्युनिकेशन यहाँ पे करा रखा है। यहाँ पे देखिए मैंने कम्युनिकेशन ये करा रखा, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है ये आपका, क्लियर। आप इसको देखते रहिए, देखो यहाँ पे मैंने सेम पैरिटी और सेम जो भी अभी प्रोग्राम आपको दिखाया है, वो सेम प्रोग्राम यही चल रहा है उसके अंदर। ठीक, तो मैंने कम्युनिकेशन कराया था और उसकी आईपी सारी चीज़ें यहाँ पे देखो नीचे शो कर रहा हुआ। ठीक, तो अब हमको नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को। और देखो सेम प्रोग्राम लिखा है और कम्युनिकेशन भी हो रहा है, बार बार ब्लिंक भी कर रहा है, सेंड कर रहा है, रिक्वेस्ट बार बार रीड राइट हो रहा है, और वैल्यू को फॉरवर्ड रिवर्स भी हमको देखो यहाँ पे मैंने डाल रखा है, वन डाल रखा है। तो ये पीएलसी के थ्रू देखो पैनल है पीएलसी का, जिसके थ्रू सारी चीज़ें हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। अभी हमारी ये पीएलसी लगी है DVP12SE, और साथ ही साथ हमारे पास दूसरा यहाँ देखो मोटर भारी मूवी मूवमेंट में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप कमांड हमको देनी पड़ती है। तो यहाँ पे 40-60 अभी शो कर रहा है, हमारी डेल्टा की VFD है, और इससे हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली कंट्रोल कर लेते हैं किसी भी तरह से, है ना। तो शायद इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। यहाँ पे जैसे वैल्यू मैं राइट करूंगा कुछ, वहाँ पे देखना कि रिवर्स या फॉरवर्ड मोड में स्टार्ट हो जाएगी। 18 डाला तो यहाँ पे फॉरवर्ड मोड में चलना है, तो फॉरवर्ड मोड में हमारी जो VFD है, जो मोटर है, वो रन कर देगा। देखो ये मोटर नीचे चलना स्टार्ट हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो मोटर और VFD और PLC HMI सबको कंट्रोल कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ RS485 कम्युनिकेशन और स्काई कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमको नहीं लगता इसमें किसी को प्रॉब्लम होने वाली है। तो आई होप आप लोग सब सारी चीज़ों को अच्छे से समझ गए हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।